हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो कल संडे और सैटरडे तो हम लोगों ने प्री का सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर जो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज नहीं देखा है तो वो आपको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा मेंस का जो चल रहा था तो उसमें हमारा ये 11 टेस्ट नंबर का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो वो हमारा पिछले वीडियो पे जाके आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, और ये 10 क्वेश्चन हमने उसमें कर लिए थे। अब इसमें 11 नंबर से हैं, 10 क्वेश्चन इसमें करेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट में। अब हमारा सैटरडे मतलब फ्राइडे तक चलेगा ये हमारा मेंस का, और उसके बाद फिर हम संडे सैटरडे उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग अपने जो है क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें ये है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है कि पल्लव स्थापत्य कला एक विशिष्ट शैली है जिसमें गुहा मंदिर, एकाश्म मंदिर और संरचनात्मक मंदिर सम्मिलित हैं। तो उदाहरण सहित विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करना है। तो पल्लव साम्राज्य जो था उसका जो हमको ब्रीफ में देखना पड़ेगा कि क्या था एक्चुअली में, कौन कौन उसमें था। ठीक है, तो कब से कब इसका राज्य रहा इसके बारे में देखेंगे। और ये जो हमारा साम्राज्य की स्थापना थी, पल्लव साम्राज्य की स्थापत्य कला थी, उसकी शैली के बारे में, जो गुहा मंदिर क्या होता है, एकाश्म मंदिर क्या होता है और संरचनात्मक मंदिर क्या होता है, इसके जो है एग्जाम्पल के साथ हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसका हम डिटेल में इसमें एनालिसिस करेंगे। तो इसमें देखो क्या था कि पल्लव दक्षिण भारतीय कला और स्थापत्य कला के पथ प्रदर्शक रहे हैं, और पल्लव कालीन राजाओं जैसे कि महेंद्र वर्मन जो महेंद्र वर्मन प्रथम था, ये 600 ईस्वी से 630 ईस्वी तक देखने को मिले थे। और इसमें दूसरे थे ये नरसिंह वर्मन प्रथम, ये 630 से 668 ईस्वी तक थे। और नरसिंह वर्मन द्वितीय जो थे, जो नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह के नाम से जाने जाते थे, ये 700 से 728 ईस्वी तक रहे हैं। और नंद वर्मन द्वितीय जो था ये पल्लव मल्ल था, ये 732 से 796 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, ईस्वी का ये कला और स्थापत्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान रहा है। मतलब इन लोगों ने स्थापत्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया है। ठीक है, इसीलिए इनके बारे में डिटेल में हम लोगों ने जाना है। तो अब उसको हम डिवाइड करेंगे 3 पार्टों में, कि जो गुहा मंदिर है वो क्या है, एकाश्म क्या है और संरचनात्मक क्या है। तो गुहा मंदिरों की जो बात की जा रही, जो चट्टानों को काटकर बनाए गए गुहा मंदिर थे। तो इसमें क्या था कि चट्टानों को काटकर बनाए गए जो पल्लवकालीन गुहा मंदिरों को महेंद्र वर्मन शैली के नाम से जाना जाता था। और एलोरा के मंदिर की तुलना पल्लव के जो एलोरा मंदिर थे, इसमें जो है पल्लवकालीन गुहा मंदिरों का आकार छोटा और इसमें संरचनागत जटिल जटिलता जो देखी जाती थी वो कम थी। ठीक है, और ये मंडम पट्टू जो का लच्छी जो मंडम पट्टू मंडम सॉरी मंडग पट्टू जो था, क्या इसका जो लच्छितायन मंदिर था, और तिरुचिरापल्ली का जो है ललितांकुर मंदिर था। ठीक है, ये अपेक्षाकृत सादे गुहा मंदिरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो इन गुहा मंदिरों में स्थित जो विशालकाय स्तंभों का निचला और ऊपरी वर्ग, जो ऊपरी भाग होता है वो वर्गाकार और मध्य भाग अष्टकोणीय देखने को मिलता है। तो ये इनकी विशेषता थी। और इन मंदिरों के गर्भगृहों की जो रक्षा द्वारपालों और द्वारपालिकाओं द्वारा की जाती थी। इसमें शिव, विष्णु और ब्रह्मा की मूर्तियां को स्थापित किया जाता था। ठीक है, साथ ही जो पल्लव काल के अत्यधिक विस्तृत गुहा मंदिर, जैसे इसकी मामल्लापुरम की बात की जाए तो पल्लव राजा ये नरसिंह वर्मन प्रथम के नाम से जो जाने जाते थे। ये मतलब जो नामक पत्तन था जो मामल्लापुरम। ठीक है, वहीं पर एक नगर में स्थित ऐसे गुहा मंदिरों की उभरी हुई नक्काशियों में विशिष्ट पौराणिक जो दृश्यों को शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए अगर बात की जाए तो ये पृथ्वी का उद्धार करते हुए विष्णु, गजलक्ष्मी और दुर्गा आदि 12 गुहा मंदिरों में मतलब शामिल किया गया है यहाँ पे। और यही मामल्लापुरम ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसीलिए ये है क्योंकि जो इनफॉर्मल समिट हुई थी इंडिया और चाइना की। ठीक है, तो ये मामल्लापुरम में ही हुई थी, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बनने का चांसेस है, इसीलिए ये मतलब मेंस में जो कह सकते हैं कि क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। साथ ही जो हमारी थी ये एकाश्म रथ मंदिर जो शैली थी, तो इसमें चट्टानों को काट कर बनाए गए स्मारक मामल्लापुरम समूह में इससे संबंधित थे। जैसे कि राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल्लापुरम महाबली के पत्तन नगर को कला और स्थापत्य की विशिष्ट नगरों के रूप में परिवर्तित किया था। और इस दौरान
इस अवधि के दौरान स्तंभों वाले हाल यानी मंडप के साथ रथ नामक मुक्त रूप से खड़े एकाश्म मंदिरों का निर्माण किया गया था। मतलब एक कह सकते हैं कि एक पत्थर को काटकर बनाई गई जो मतलब आकृति थी, ठीक है, चाहे वह मूर्ति हो या उस रथ मंदिर का निर्माण किया गया हो, उसको एकाश्म के नाम से जाने जाते हैं कि मतलब एक ही चीज़ से बनाई गई है, ठीक है। और इस शैली के उत्कृष्ट उदाहरण में मामल्लापुरम में स्थित पंच पांडव रथ जो हैं, उसमें जो अर्जुन, नकुल, सहदेव और भीष्म और उसके साथ साथ द्रौपदी का भी इसमें देखने को मिलता है। तो द्रौपदी का ये जो सबसे छोटा रथ मंदिर वहाँ है, ठीक है। तो ये एकल चट्टान को तराशकर मतलब काट कर बनाए गए हैं, इसलिए इसे एकाश्म रूप से जाना जाता है। यद्यपि ये मंदिर एक दूसरे के अत्यंत निकट स्थित हैं, लेकिन ये अत्यंत विशिष्ट वास्तुशिल्प विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। और स्थापत्य कला की जो मामल्ला शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता की मुक्त कला दीर्घा यानी ओपन आर्ट गैलरी है, ठीक है। तो ये बड़ी चट्टानों की भित्तियों पर कई लघु भित्तियाँ बनाई जाती हैं और इन कलाकृतियों में शिव की जटिल जो जटाओं से अवतरित गंगा नदी और अर्जुन की तपस्या उल्लेखनीय है, ठीक है। और मंडप या हाल एक ही चट्टान को तराशकर बनाए गए हैं और चट्टानों की जो भित्तियों पर पौराणिक और जो कहानियों को चित्रित करने वाली सुंदर मूर्तियों की नक्काशी भी देखी जाती है। उदाहरण के लिए जो हम बात करें तो देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध को दर्शाने वाले जो दृश्य को महिषासुर मर्दनी मंडित मंडप के नाम से चित्रित है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर अगली हमारी जो थी ये जो पल्लव वंश की थी, तो ये संरचनात्मक शैली थी, तो इसके बारे में देखेंगे। तो ये है इस संरचनात्मक चरण में जो देखा गया तक तो मुक्त रूप से खड़े मंदिरों के निर्माण में पत्थर और गारे के प्रयोग के साथ प्रारंभ हुआ है। इस चरण के स्मारक दो समूह में आते हैं, एक तो राज सिंह के नाम से और एक नंदवर्धन के समय से, ठीक है। तो इन्हें दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है और इन मंदिरों की संरचनाओं का निर्माण ग्रेनाइट के शिलापटों का उपयोग करके किया गया है। तो राज सिंह के शासनकाल के दौरान निर्मित प्रमुख संरचनात्मक जो मंदिर निम्नलिखित हैं, जैसे कि मामल्लापुरम में तट मंदिर, गोपुरम का निर्माण तथा मंदिर के साथ हुआ है, ठीक है। साथ ही जो कांचीपुरम स्थित कैलाश मंदिर है, ये राजसिंहेश्वर कैलाशनाथ मंदिर को पल्लव स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष माना जाता है, ठीक है। और इसमें एक बड़े आयताकार प्रांगण के भीतर एक मुख्य मंदिर और इसी के समान 50 से अधिक अन्य मंदिरों का निर्माण किया गया है। इसमें दक्षिण शैली से निर्मित विशिष्ट शिखर और गोपुरम शामिल हैं। साथ ही इन्हें मूर्तियों से अलंकृत किया गया है। और नंदीवर्मन स्मारक समूह का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कांचीपुरम की जो बैकुंठ पेरुमाल मंदिर है, ठीक है, उसका उदाहरण देखने को मिलता है। और इस अवधि के दौरान पल्लव स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, मतलब बहुत ही शिखर उसकी जो उच्चतम पराकाष्ठा थी वहाँ पर थी, ठीक है। और साथ ही प्रतिमानों को भी स्थापित करने का प्रयास किया, जिन पर कालांतर में तंजौर और ये गंगई कोड चोलपुरम में चोलों के विशाल बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया, ठीक है। तो इन्हीं की ये मतलब एक न्यू मतलब पड़ी हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें कहा गया है कि यद्यपि यूनानियों एवं प्राचीन भारतीयों के मध्य एक संक्षिप्त अवधि तक ही संपर्क रहा था, तथापि इसका प्रभाव काफ़ी व्यापक था। और सविस्तार वर्णन कीजिए। तो यूनानियों और प्राचीन मंदिरों के मध्य संपर्क के संबंध में संक्षिप्त परिचय देते हुए उत्तर आरंभ कीजिए, ठीक है। और इसका जो है उदाहरण के साथ जो है इनके संदर्भों की विवेचना करनी है कि उनके क्या प्रभाव रहे हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग यहाँ डिटेल में देखेंगे। तो इसमें जो आपको देखने को मिले थे यूनानी, ठीक है। तो यूनानियों का जो आपको देखने को मिला, तो यूनानियों के जो यवन रूप में इनको जाना जाता था यूनानियों को, ठीक है। तो इसमें यूनानियों का वर्णन परिणी और कात्यायन ने प्रारंभिक भारतीय साहित्य में किया है। हालांकि ऐसे ऐतिहासिक रूप से 326 ईसा पूर्व में अखमनी साम्राज्य के यूनानी साम्राज्य जो यूनानी आक्रमण सिकंदर के नेतृत्व के समय की बात है, ये के बाद यूनानियों और प्राचीन भारतीयों के मध्य संपर्क स्थापित हुआ था। इस आक्रमण के मध्य यूनानियों द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में जो कई रियासतों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था और उन्हें यूनानी सेनानायक यानी सेल्यूकस निकाटर को सौंप दिया गया था। कालांतर में उसने सेल्यूसिड साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें
वर्तमान में जैसे कि पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, तो ये स्थान उसमें शामिल थे, ठीक है। और साम्राज्य जो ये साम्राज्य रोम द्वारा किए गए विलय तक बना रहा, जब तक इसका रोम साम्राज्य का विलय नहीं हुआ, मतलब 63 ईसा पूर्व तक ये बना रहा था, ठीक है। तो ये देखने को मिला। साथ ही हालांकि यूनानियों द्वारा जो यूनानियों और प्राचीन भारतीयों के मध्य संक्षिप्त अवधि तक ही संपर्क रहा, लेकिन इसके प्रभाव काफ़ी व्यापक थे, ठीक है। तो इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा है, तो देखो राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो जो यूनानियों ने भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी भाग की परस्पर युद्धरत जनजातियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, और जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र का राजनीतिक एकीकरण संभव हो सका है। और साथ ही इसने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सेल्यूकस निकेटर को पराजित करने तथा अफगानिस्तान तक संपूर्ण क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में सहयोग प्रदान किया है। इसने कालांतर में हिंद यूनानियों और पार्थियों यानी पहलों और शकों और कुषाणों को भारत में प्रवेश हेतु तो अवसर भी प्रदान किए हैं। तो ये मतलब ये पॉलिटिकल आपका एस्पेक्ट था। अब हम हमारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट इस पे क्या पड़ा, मतलब प्रभाव क्या पड़ा, तो भारत में पहली बार यूरोप के साथ संपर्क में आया, ठीक है, क्योंकि भारत और पश्चिमी जो भारत का पश्चिम के मध्य समुद्री और भूमि मार्ग खुल गए थे, और शिल्पकला के विकास में शिल्पकला और जो तीव्र व्यापार में भारत में समृद्धि को प्रोत्साहन मतलब प्रदान हुआ था। साथ ही कला और संस्कृति के रूप में अगर देखा जाए तो वास्तुकला यानी भारतीय स्थापत्य और मूर्त कला के विकास में ग्रीक कला का प्रभाव देखा जा सकता है, जैसे कि गांधार शैली में भारतीय और यूनानी शैलियों का संयोजन देखा गया है इसमें। और नाटक की बात करें तो पर्दे का उपयोग द्वारा जो है भारतीय रंगमंच के विकास में यूनानियों ने उल्लेखनीय योगदान दिया है, जैसे कि यवनिका नाम से प्रचलित था ये वाला, तो ये भी देखा गया। साथ ही जो सिक्कों की ढलाई राजाओं के नाम और चित्रों के साथ बेहतर आकृति और सुंदर डिजाइन वाले सोने और चांदी के सिक्कों का निर्माण करने में भी यूनानियों की ही ये देन है। और तिथिक्रम की बात करें तो सिकंदर के अभियान के दिनांकित अभिलेख इतिहासकारों द्वारा जो प्राचीन भारतीय इतिहास का कालक्रम निर्धारित करने में सहायक सिद्ध हुआ है। और साथ ही ये एरियन और निरियाकस मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित यूनानी विवरणों से तत्कालीन भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। साथ ही ये ज्योतिष शास्त्र की बात की जाती है तो यूनानियों का भारतीय ज्योतिष पर भी अत्यधिक प्रभाव रहा है। राशि चक्र की अवधारणा यूनानियों से ही ग्रहण की गई है, और ग्रीक जो होरोस्कोप और संस्कृत में होरा शास्त्र के नाम से प्रचलित मतलब परिवर्तित हो गया, तो ये भी एक मतलब एक इम्पैक्ट पड़ा है। साथ ही जो सैन्य व्यवस्था की बात की जा रही है तो इसमें देखो जो उत्तर पश्चिमी भारत में यूनानियों के साथ हुए समझौते में दोनों के मध्य युद्ध तकनीकी का आदान प्रदान हुआ, और यूनानियों द्वारा विजित लोगों पर नए शासकों की शक्ति को बनाए रखने के लिए सैन्य प्रतिनिधित्व नियुक्त करने की जो स्ट्रेट गोज नामक सैन्य शासन व्यवस्था का भी प्रारंभ हुआ। तो ये भी आप देख सकते हैं कि हमें यूनानियों से मिला है। तो इस प्रकार अगर बात किया जाए तो यूनानियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में भारत को प्रभावित किया था, उसी प्रकार भारतीय दर्शन और धर्म ने भी यूनानियों को प्रभावित किया है। तो विदिशा का हेलियोडोरस का स्तंभ और नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पोह जो यूनानियों पर ऐसे ही भारतीय प्रभाव के प्रमुख उदाहरण देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये देखा गया था। नेक्स्ट है हमारा जो 13 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कहा गया है कि भारतीय लोक चित्रकला का विषय उतना ही विविधतापूर्ण है जितना कि स्वयं भारतीय संस्कृति प्रवेश। तो स्पष्ट कीजिए, तो इसका मतलब एलुसाइडेट करना है, तो उसके बारे में हम बताएंगे। तो देखो पहले तो हमको भारतीय संस्कृति की जो विविधता है, मतलब जो डाइवर्सिटी है, जो इंडियन कल्चरल डाइवर्सिटी है, उससे देखेंगे कि क्या है एक्चुअली में, ठीक है। और इससे संबंधित जो लोक चित्रकला है उसकी जो शैलियाँ हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और जो इसमें चित्रकलाएं हैं ये कौन कौन सी प्रचलित चित्रकलाएं हैं उसको दर्शाते हुए मतलब हम उनके एग्जाम्पल सेट करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से उसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जो भारतीय परिवेश को विविध प्रकार की भांति जो है इसका जो है दर्शाने में काम करते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चीज़ें देखो क्या है कि यह भारतीय विविधतापूर्ण समाज से युक्त है। जो भारत है ये विविधतापूर्ण समाज से युक्त विशाल देश है, जहाँ विभिन्न आस्थाओं, भाषाओं, संस्कृतियों और जातियों और नस्लों के लोग सद्भावनापूर्वक एक साथ रहते हैं। अपनी सांस्कृतिक विविधता की भांति भारत प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अनूठी लोक चित्रकला को भी
प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही यह भारतीय लोक चित्रकला में सामान्यतः देखा गया है कि लोकप्रिय हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ सूर्य चंद्रमा जैसे कुछ लौकिक विषयों और यहाँ तक कि दैनिक अनुष्ठानों के उपयोग किए जाने वाले तुलसी जैसे कुछ पौधों और पुष्पों का भी मतलब फूलों का भी चित्रण किया जाता है। तो कई चित्रों और दैनिक ग्रामीण जीवन, सामान्य रीति रिवाज और अनुष्ठानों, पशुओं और पक्षियों तथा प्राकृतिक तत्वों को भी चित्रित किए हुए जाने का प्रयास किया गया है। हालांकि चित्रकलाओं में भिन्न भिन्न जो शैलियाँ विद्यमान हैं, ये अत्यधिक विविधतापूर्ण हैं, जिन्हें नियमानुसार परीक्षण किया जा सकता है। जैसे कि बात की जाए, जैसे मधुबनी चित्रकला की बात की जाए तो इसमें इस चित्रकला इस लोक चित्रकला का उद्भव बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुआ है। ये रामायण में भी इसके उल्लेख मिलते हैं। इस चित्रकला में मुख्य रूप से लोकप्रिय हिंदू देवी देवता, पवित्र प्रतीकों, खगोलीय पिंडों, शाही दरबारों के दृश्यों और उपनयन संस्कार और विवाह आदि जैसे विभिन्न सामाजिक समारोहों से संबंधित छवियां या चित्रों को दर्शाया गया है। साथ ही जो कलमकारी चित्रकला की बात की जाए तो इसे चित्रकला की प्राचीन शैली मानी जाती है, ठीक है, और जिसका इतिहास मोहनजोदड़ो कला से संबद्ध है। मध्य युग में ये गोलकुंडा सल्तनत द्वारा शैली के संरक्षण जो तुम्हारा गोलकुंडा साम्राज्य था, ठीक है, संतुलन था, उसके द्वारा इस जो कलमकारी चित्रकला शैली को संरक्षण प्रदान किया गया था और यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में प्रचलित है। तो ये कलमकारी बहुत ही प्रचलित है चित्रकला। साथ ही अगर बात करें तो इसकी एक शैली थी मुसलीपट्टनम कलमकारी के नाम से भी जानी जाती थी, जिस पर फारसी प्रभाव अत्यधिक रहा है और इसके चित्रित की गई प्रारंभिक रूपरेखा में सामान्यतः फूल, वृक्ष, लताएं और रंगीन पत्तियां आदि की प्रधानता रही है। तो दूसरी शैली की बात करें तो कला हस्त कलमकारी की बात की जा रही, जो हिंदू पौराणिक जो कथाएं हैं से अत्यधिक प्रभावित रही है। साथ ही इसमें रामायण, पुराणों और आदि जैसे विषयों का भी समावेश किया गया है, ठीक है। फट चित्रकला की बात करें तो इसे जो राजस्थान की स्क्रोल पेंटिंग यानी खुर्जा में खुर्रा चित्रकारी के नाम से जाना जाता है, जिसमें पारगमन समय को दर्शाने एक निश्चित क्रम में जीवंत रंगों और नारंगी, पीले से लेकर भूरे, गाढ़े और नीले, लाल, काले रंगों का उपयोग किया जाता है। और इस चित्रकला के मुख्य विषय जैसे हिंदू देवी देवताओं, पृथ्वी राज चौहान, पाबूजी राठौर आदि जैसे लोकप्रिय नायकों की कथाओं पर केंद्रित रहे हैं, ठीक है। तो ये पारंपरिक गायक जो भाषाओं द्वारा अपने कथा और वचनों हेतु इन जो चित्रों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये राजस्थान में आपको फट चित्रकला देखने को मिलती है। साथ ही अगर बात करें तो पट चित्रकला की यानी पट्टल चित्र उड़ीसा की है। तो ये इसमें उड़ीसा में विकसित हुई है। इस लोक चित्रकला में जो भित्ति चित्र यानी ताड़ की पत्तियों पर चित्रांकन, पांडुलिपि चित्रकारी और वस्तुओं जैसे कि वस्त्र होते हैं रेशमी और सूती होते हैं, इन पर किया जाता है, सम्मिलित है। तो ये जो भक्ति परक जो चित्रकला है और इसके प्रमुख मुख्य विषय जैसे श्री कृष्ण की लीलाओं के वर्णन और भगवान जगन्नाथ की आराधना पर केंद्रित है। तो ये आपको पट चित्रकला देखने को मिलती है जो उड़ीसा में है, ठीक है। कालीकट की चित्रकला की बात करें तो मुख्य रूप से समाज में जो जागरूकता सृजित करने के प्रयोजनार्थ इस लोक चित्रकला का उद्भव 19वीं शताब्दी में कोलकाता के कालीकट में हुआ था। इस चित्रकला के विषयों में चैतन्य महाप्रभु की जो मिथकीय कथा, मदिरापान करते जमींदार, संदेहास्पद स्थानों पर अपना समय व्यतीत करते आलसी बाबू और व्यभिचारी महिलाओं के साथ रहने वाले पुजारी या वैष्णव गुरु आदि सम्मिलित हैं। इन विषयों के चित्रों का जो प्रयोजन नैतिकता का प्रचार करना और इस प्रकार की गतिविधियों में सामान्य जन को प्रतिकर्षित करने हेतु इन व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगी, जो कालीकट का क्षेत्र था वहाँ देखने को मिलती है, ये जो कोलकाता का है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे ये आपको देखने को मिलता है वर्ली चित्रकला। तो इन भित्ति चित्रकलाओं को पारंपरिक रूप से महाराष्ट्र के वर्ली जनजाति द्वारा उत्कीर्ण किया जाता है। इसमें पौराणिक जो पात्रों और या देवताओं को चित्रित नहीं किया जाता है, बल्कि आखेट, मत्स्य, कृषि कार्यों और त्योहारों एवं सामाजिक उत्सवों, नृत्य, वृक्षों और पशुओं आदि के चतुर्दिश सामाजिक जीवन को चित्रित किया जाता है। तो ये मानव और पशु की आकृतियों को शीर्ष
आकृतियों को शीर्ष पर मिलाने वाले दो त्रिकोण के माध्यम से रेखा चित्रों के रूप में निरूपित किया गया है। तो इन चित्रकलाओं को कदाचित लाल या पीले बिंदुओं के साथ केवल श्वेत रंगों का उपयोग किया जाता है। तो ये एक वर्ली चित्रकला आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो देखो, ये कभी कभी मिलान करने को आ जाता, प्रीलिम्स में होता है कि ये वर्ली चित्रकला कहाँ की है फेमस, तो ये महाराष्ट्र की है, ठीक है। कालीकट ये चित्रकला से कौन सी संबंधित है, तो ये मतलब कोलकाता वाले क्षेत्र की है। पट चित्रकला ये कहाँ की, उड़ीसा की है। तो ऐसे भी मतलब प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो उनके बारे में भी आप लोगों को डिटेल में याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा पिथौरा चित्रकला। तो ये पिथौरा चित्रकला की बात की जाए तो ये अनुष्ठानिक कला शैली है, और इस चित्रकला में बाबा पिथौरा से वरदान हेतु ली गई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए गुजरात के राठौर और भिलाला जनजाति समुदायों द्वारा दीवारों पर पारंपरिक रूप से चित्रण किया जाता है। संपूर्ण चित्रकला में मुख्य पात्रों जैसे देवी देवताओं और पूर्वजों के अश्वों को जीवंत रंगों से चित्रित किया जाता है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार ओवरऑल बात करें तो उपयुक्त सभी चित्रकलाओं में सुस्थापित पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं का चित्रण किया गया है, और साथ ही तत्कालीन समय में तत्कालीन समय के जो उस समय के जो शिल्प और कौशल की जो सूक्ष्म ग्रहिता को भी दर्शाने का प्रयास किया गया है। यह विविधतापूर्ण लोक कला न कि हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि भारत के अतीत एवं परंपराओं का संपर्क बिंदु भी है। तो ये हमारा मतलब ये विविधतापूर्ण समाज जो है, संस्कृति है, ये इसको मतलब एक में जोड़े हुए, एक में संजोए हुए रखे है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस की दूरदर्शिता और जिन्ना की महत्वाकांक्षाएं एवं अंग्रेजों की नीति भ्रष्टता सभी ने भारत के विभाजन में अपनी भूमिका निभाई है। तो चर्चा करना है, मतलब डिस्कस करना है चीज़ों को कि क्या है। तो 1947 के विभाजन का संक्षिप्त विवरण हमको बताना है कि क्या रहा है, किसकी क्या भूमिका उसमें रही है, ठीक है। और उनकी कांग्रेस की दूरदर्शिता अदूरदर्शिता क्या थी, जिन्ना की क्या मतलब महत्वाकांक्षा थी, क्या उसकी इच्छा थी, और अंग्रेजों की क्या मतलब भ्रष्ट नीतियाँ थी, ठीक है। उसके बारे में हम संपूर्ण देखेंगे और तर्कों के साथ इनका जो है निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है। तो भारत का जो दो राष्ट्रों में विभाजन स्वतः परिवर्तित घटना नहीं थी। विभाजन हेतु उत्तरदायी कारक बंगाल का विभाजन, मुस्लिम लीग का गठन और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 आदि जैसे प्रकरणों में विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त सांप्रदायिक द्वेष को बढ़ावा देना, ब्रिटिश नीतियों के साथ कुछ आंतरिक कारकों ने भी प्रमुख जो ब्रिटिश नीतियों के जो कुछ आंतरिक कारक थे, उन्होंने भी इनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो जो विभाजन का काम किया है इसमें भारत में, ठीक है। तो जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है उसके बारे में, तो इसमें कांग्रेस की जो क्या आदर दूर से मतलब क्या इससे गलतियां हुई, क्या त्रुटियां हुई जिससे ये हुआ। तो कांग्रेस ने लखनऊ समझौता जो 1947 में जो 1916 में हुआ था, ठीक है, लखनऊ समझौता कांग्रेस का, इसमें मुस्लिमों हेतु पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकृत कर लिया गया था, ठीक है। और मुस्लिमों का समर्थन प्राप्त करने के लिए नेहरू ने मुस्लिम जनसंपर्क कार्यक्रम की असफलता ने लीग को भारत में मुस्लिम के प्रतिनिधित्व के रूप में उभारने में सहायता प्रदान की, और 1940 के दशक में मुस्लिमों का सुदृढ़ सहयोग होने के कारण जिन्ना को कांग्रेस के सहयोग करने से कोई भी प्रोत्साहन प्राप्त नहीं था, ठीक है। तो ये भी एक कारण था। साथ ही ये 1937 में जो हुए थे संयुक्त प्रांत में संयुक्त सरकार के गठन के लिए कांग्रेस की अस्वीकृति से लीग को यह विश्वास होने लगा कि अल्पसंख्यक होने के कारण मुस्लिमों के लिए संयुक्त भारत में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना कठिन होगा। तो ये भी एक मतलब कारण था उसका। और साथ ही जो कांग्रेस वर्ष 1938 में हिंदू महासभा में सक्रिय रहे, और इसी के कारण कांग्रेस को हिंदू की पार्टी के रूप में प्रचारित करने की लीग की सहायता प्राप्त हुई। तो उन्होंने कहा कि एलिगेशन लगाया कि नहीं, ये केवल हिंदुओं का ही मतलब समर्थन करती है। और दूसरा था हमारा नेक्स्ट है कि जैसे भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत कांग्रेस के नेताओं के कारावास से जो 1942 से 45 तक जो एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें लीग को सत्ता प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसने लीग को वर्ष 1947 के चुनाव के विपरीत वर्ष 1946 के चुनाव में लगभग सभी मुस्लिम सीट जीतने में सहायता प्रदान की थी। तो ये भी एक फैक्टर देखने को मिलता है। साथ ही जो कांग्रेस लीग सहयोग के लिए राजगोपालाचारी फार्मूला और देसाई लियाकत समझौता
लीग की पाकिस्तान की मांग की मौन स्वीकृति थे, ठीक है। और शिमला समझौता के दौरान कांग्रेस और लीग उन शर्तों पर सहमत नहीं हो सके जिनके अंतर्गत प्रांतों को संघ में सम्मिलित होने या ना होने की स्वतंत्रता प्राप्त थी, ठीक है। तो ये भी एक मतलब मुद्दा था। तो ये मतलब इसकी जो दिक्कतें थी, इसी के वजह से ये मतलब देखने को मिला। अब इसमें जिन्ना का क्या हित था, वो क्यों मतलब एक में नहीं मिलना चाहता था, क्या कारण था? तो उसके पीछे अगर बात की जाए तो जिन्ना को कभी भी हिंदू एकता के प्रबल, जो हिंदू एकता के प्रबल पक्ष पोशाक थे, ठीक है। ये मतलब बहुत ही हिंदू का सपोर्ट करता था, लेकिन 1930 के दशक के उत्तरार्ध में द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करने लगे थे, तो ये इन मतलब जुड़ गए थे उधर। और 1940 में जो जिन्ना की जो अध्यक्षता लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुमत लोगों वाले क्षेत्रों में के लिए स्वायत्तता की मांग की थी। और कैबिनेट मिशन के दौरान जिन्ना ने हठपूर्वक अपना यह मत प्रस्तुत किया कि कांग्रेस एक मुस्लिम प्रतिनिधित्व को मनोनीत नहीं कर सकती। और साथ ही ये 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं में जो चुनाव हुए उसमें जिन्ना ने पाकिस्तान पर एक जनमत संग्रह की मांग की, जिसने पाकिस्तान की पृथक राष्ट्र की मांग को और अधिक प्रेरित किया। साथ ही 1946 में जिन्ना द्वारा आयोजित प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के कारण भारत के विभिन्न भागों में कई दिनों तक दंगे हुए थे, तो ये भी कारण था। और साथ ही 1947 में माउंटबेटन के विभाजन योजना के क्रियान्वयन से पूर्व गांधी जी ने विभाजन को रोकने के प्रयास में जिन्ना से स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार का नेतृत्व करने का आग्रह किया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर दिया था। तो ये भी एक कारण था। तो इसकी ये महत्वाकांक्षाएं थी जो मतलब वो चाहता था। नेक्स्ट था हमारा कि जैसे ब्रिटिश नीति भ्रष्टता की बात की जाए तो बांटो और राजनीति करो। तो मतलब अंग्रेज जो थे तो उनका काम ही यही था कि बांटो और राज्य करो। तो ब्रिटिश नीतियों ने हिंदू मुसलमानों के मध्य वैमनस्य की भावना को अत्यधिक वृद्धि की थी, जिससे ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ किया, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम में लड़ते रहेंगे और हम शासन करते रहेंगे, ये उनका मतलब प्रोविजन था। साथ ही ये था कि 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रवर्तन किया गया, तो इसमें राजनीतिक व्यवस्था में धार्मिक पहचानों और द्वारा कार्यात्मक उपयोग प्राप्त करने का कारण बना। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने सहयोग के प्रतिफल में लीग को भावी राजनीतिक रक्षा उपायों हेतु आश्वासन किया था। और अगस्त 1900 जो अगस्त प्रस्ताव देखने को मिला था 1940 में, इसे वीटो आश्वासन दिया गया था। जबकि क्रिस्प मिशन जो था 1942 का, इसने भविष्य में निर्मित होने वाले संघ से बाहर रहने का अधिकार प्रदान किया था। और नेक्स्ट था हमारा जैसे कि 1947 में क्लीमेंट एटली की जो प्रधानमंत्री थे उस समय की सरकार 1948 में भारत छोड़ने की घोषणा माउंटबेटन द्वारा 1947 में ही इस घोषणा का कार्यान्वयन समय से पूर्व कर दिया जाने के कारण कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों को एक समझौता करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला, जिससे भारत के विभाजन को रोका जा सके, ठीक है। तो एक जल्दबाजी का भी एक कह सकते हैं कि अवसर था इसमें। तो अंग्रेजों ने विभाजन के दिन इस पंजाब सीमा निर्णय को स्थगित कर दिया। और जब दंगे भड़क उठे तो सैनिकों की तैनाती में भी विलंब किया गया। यह अंग्रेजों की नीति भ्रष्टता को प्रकट करता है। इस संबंध में बात की जाए तो अंग्रेजों की नीति भ्रष्टता के साथ साथ अंग्रेजों की अदूरदर्शिता और जिन्ना की महत्वाकांक्षा ने भारत के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इन सब चीज़ों से मतलब भारत को विभाजन से हम नहीं रोक पाए। नेक्स्ट था हमारा क्वेश्चन नंबर है 15। तो इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य की विशिष्ट आकृति और चरित्र को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने समय के साथ उत्तरोत्तर अपनी रणनीति और कार्यनीति का विकास किया है। तो विश्लेषण कीजिए उसका, मतलब एनालाइज करना है इसको। तो ये मतलब ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य की प्रकृति और उसका चरित्र क्या है उसके बारे में देखेंगे। और ये जो इसकी ब्रिटिश शासन की प्रकृति को समझने का आधार भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन रणनीति और कार्यनीति थी, ये क्या थी, इसके बारे में किस प्रकार इसको विकसित किया है, तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो इसमें जो देखने को मिला भारत में ब्रिटिश शासन जो शोषणकारी था, जिसने राष्ट्रवादी आंदोलन का दमन करने के लिए निर्लज्जतापूर्वक बल प्रयोग किया, परंतु यह हिटलर के जर्मनी और जार के रूस में के विपरीत था। अर्ध आधिपत्यवादी और अर्ध सत्तावादी था। यह कुछ नागरिकों, संस्थानों जैसे कि निर्वाचित विधानसभाओं, स्थानीय सरकारों, संस्थानों और न्यायालयों, स्कूलों और कॉलेजों के निर्माण और विधि के शासन का भी
पर भी आधारित था। सामान्य जन के विरोध का दमन करते हुए इसने विधि के कुछ नियमों और प्रशासन संहिताओं का पालन किया था। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य की विशिष्ट प्रकृति चरित्र के देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की समस्या के साथ साथ उत्तरोत्तर अपनी रणनीति और कार्यनीति विकसित हुई और राष्ट्रीय आंदोलन समय समय पर विधित्तर या विधि का उल्लंघन करते जन आंदोलन वाले चरणों तथा विधि के दायरे के अंतर्गत संचालित आंदोलनों का रूप ले रहा था। ठीक है, तो दोनों इसमें कारण थे। कुछ लोग जो कांग्रेस था विधि का सपोर्ट करती थी, जो क्रांतिकारी दल थे तो वो लोग मतलब अपना क्रांतिकारी तरीके से आज़ादी दिलाने के लिए प्रयासरत थे। तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो रणनीति और कार्यनीति समय के साथ निम्नलिखित तरीकों से विकसित हुई। तो इसमें देखो, आरंभिक राष्ट्रवादियों जैसे कि दादा भाई नौरोजी, न्यायमूर्ति रानाडे, आर.सी. दत्त आदि ने औपनिवेशिक शासन के आधिपत्य और वैचारिक प्रभाव को समाप्त करने की रणनीति को अपनाया। उन्होंने भारतीय जनता के हित में उपनिवेशवाद के मध्य विद्यमान अंतर्विरोध को प्रकट किया था। साथ ही आंदोलन के उदारवादी नेताओं में जो ब्रिटिश न्याय प्रणाली में विश्वास था और इसलिए मांगों को प्रस्तुत करना एवं उन्हें पूरा करने के लिए उनके द्वारा अपनाई गई रणनीति शांतिपूर्वक संवैधानिक विधियों के अधीन थी। उन्होंने प्रार्थना, याचिका और विरोध की रणनीति का पालन किया। इसमें केवल शिक्षित वर्ग ही सम्मिलित था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के भीतर केवल स्वशासन था और कोई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करने में उदारवादियों की विफलता और बंगाल के विभाजन में गर्मपंथ का उदय हुआ। गर्मपंथियों ने बहिष्कार, हड़ताल आदि का आश्रय लिया और उन्होंने स्वदेशी को बढ़ावा दिया और विदेशी निर्मित वस्तुओं की होली भी जलाई थी। ठीक है, तो इस संबंध में इन्होंने मतलब एक चरम अवस्था प्राप्त की थी और साथ ही जो ब्रिटिश शासन की अपराजयता की जो धारणा थी 1918 के बाद जन आंदोलन में खंडित हो गई और इससे लोगों में निर्भीकता का सृजन हुआ और गांधीवादी चरण में यह विश्वास किया जाता था कि राष्ट्रवादी रणनीति की प्रभावशीलता और वैधानिक आंदोलन में जन सामान्य की सक्रिय भागीदारी निहित है और सत्याग्रह अहिंसक प्रतिरोध प्रमुख साधन बन गया है। ठीक है, हालांकि असहयोग आंदोलन में अहिंसा का पूर्ण अनुपालन और हिंसा की एक घटना के कारण आंदोलन की आकस्मिक वापसी से सविनय अवज्ञा में नहीं दोहराया गया। तब भी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में कुछ क्षेत्रों में हुई हिंसक घटनाओं के बावजूद भी आंदोलन को समाप्त नहीं किया गया था। साथ ही राष्ट्रवादी रणनीति अर्ध लोकतांत्रिक राजनीतिक कार्यक्षेत्र का निरंतर विस्तार करने और औपनिवेशिक प्राधिकरणों को विद्यमान ऐसे क्षेत्र को सीमित करने से रोकने के लिए थी, जिसके अंतर्गत कानूनी गतिविधियां तथा शांतिपूर्ण जन संघर्षों का भी आयोजन किया जा सकता है। साथ ही बात की जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन में अपनाई गई रणनीति सर्वदिश कार्यनीति पर आधारित थी। हिंसा की विभिन्न घटनाओं के बाद भी गांधी द्वारा इनकी निंदा नहीं की गई या परिवर्तन औपनिवेशिक राज्य द्वारा समय समय की व्यापक पैमाने पर की गई हिंसा के कारण हुआ था। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो आंदोलन की दीर्घ काल तक अस्तित्ववान होने की प्रकृति के कारण ओजपूर्ण विधित्तर आंदोलन के स्थान पर संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति को अपनाया गया और संघर्ष के चरण का उपयोग ब्रिटिश सरकार से सत्ता और संवैधानिक कार्यक्षेत्र को प्राप्त करने के लिए किया गया था तथा रचनात्मक कार्यों के माध्यम से संघर्ष के आगामी चरण के लिए जन सामान्य को तैयार करने हेतु राष्ट्रवादियों द्वारा जो ये संघर्ष विराम चरण का उपयोग किया जाता था। तो स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष एक दीर्घकालीन संघर्ष था, जिसमें राज्य सत्ता को ऐतिहासिक क्रांति से नहीं बल्कि एक दीर्घकालीन राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से हस्तगत किया गया था। उल्लेखनीय है कि राज्य सत्ता के लिए संघर्ष विभिन्न चरणों के माध्यम से संपन्न हुआ तथा प्रत्येक चरण में पूर्ववर्ती चरण की तुलना में प्रगति दृष्टिगोचर हुई थी। तो इस प्रकार हम मतलब संघर्ष विराम की जो रणनीति को अपनाकर चल रहे थे, इससे हम जो है स्वतंत्रता को प्राप्त करने में सफल भी हुए थे। ठीक है, तो ये अच्छी स्ट्रेटजी हम मान सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें कहा गया है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कहा गया है कि वर्ष 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी, अपितु यह राजनीतिक चेतना की एक लंबी प्रक्रिया की पराकाष्ठा थी। ठीक है,
तो इस पे हमको टिप्पणी करना यानी कमेंट करना है। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्या थी, क्यों मतलब हुई, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। और राजनीतिक चेतना में ये सहायक राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है एक्चुअली में, ठीक है, कौन कौन सी घटना थी और राष्ट्रीय चेतना जागृत करने की कौन किस प्रकार ये सहायता की, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। तो वर्ष 1985 की वर्ष 1885 सॉरी 1985 नहीं 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी परिवर्तन को चिन्हित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में की गई थी, परंतु इसका गठन कोई आकस्मिक परिघटना नहीं थी। ज्ञातव्य है कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से भारतीय राजनीतिक चेतना का आरंभ हो चुका था। जो भारतीयों की शिकायतों और अंग्रेजों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके सहयोगियों ने वर्ष 1836 में बंग भाषा प्रकाशित सभा की स्थापना की थी। शासन की स्थिति में और लोगों को अधिकारों के विषय में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने के लिए 1843 में स्थापना की गई थी, मतलब 1843 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन किया गया था। इसी प्रकार मद्रास नेगेटिव एसोसिएशन और बम्बे एसोसिएशन का गठन क्रमशः 1849 और 1852 में किया गया था। तो कालांतर में ये देश के विभिन्न भागों में कई प्रमुख राजनीतिक संगठन उभरे, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक चेतना का विस्तार किया। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित थे, जैसे कि बात की जाए तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की बात की जाए तो 1866 में इसकी स्थापना की गई दादा भाई नौरोजी द्वारा, और इसमें विभिन्न प्रांतों जैसे कि बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास आदि से सदस्य सम्मिलित थे। तो इनका उद्देश्य इंग्लैंड के लोगों को भारतीय समस्याओं पर चर्चा करने, भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने और ब्रिटिश प्रेस में शिकायतों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रभावित करना था, ठीक है। साथ ही जो पूर्वा सार्वजनिक सभा थी तो ये 1867 में देखने को मिली थी। तो ये एम.जी. रनाडे द्वारा गठित एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था और सरकार व लोगों के मध्य सेतु का कार्य करता था। इसने आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की भांति चुनाव आयोजित किए तथा भारतीयों के मध्य राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने के व्याख्यानों के दौरान बैठकों का आयोजन किया। इसने अकाल के दौरान राहत कार्य भी किए थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कदम था। इंडियन एसोसिएशन की बात की जाए तो 1876 में इसकी स्थापना की गई सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा। तो इन्होंने स्थापित किया था इसका, और इसके उद्देश्य देश में जनमत को लेकर एक सुदृढ़ मतलब एक मजबूत संगठन का निर्माण करना और साझा राजनीतिक हितों और आकांक्षाओं के आधार पर भारतीय जातियों एवं नस्लों के मध्य एकता स्थापित करना और हिंदुओं व मुस्लिमों के मध्य मैत्रीपूर्ण भावना को बढ़ावा देना था, ठीक है। तो इस प्रकार इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही अगर बात की जाए तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में इसका गठन हुआ। इल्बर्ट विधेयक और लिटन की जो अन्य प्रक्रियावादी नीतियों के विरोध में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी के तेलग द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई, और इसने प्राधिकारियों पर दबाव डालने के लिए एक स्थानीय प्रेस का उपयोग भी किया था, ठीक है। साथ ही जो ये मद्रास महासभा थी तो इसका गठन 1884 में एम वीर राघवाचारी और बी सुब्रमण्यम अय्यर आनंद चार्लू द्वारा की गई थी। तो इसके सदस्यों ने राष्ट्रों को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने और भारतीय की समस्याओं को हल करने हेतु अखिल भारतीय स्तर पर संगठन बनाने की आवश्यकता अनुभव की थी। तो ये पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मद्रास महासभा, इंडियन एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती माना जा सकता है, ठीक है। तो उपयुक्त घटनाओं ने निम्नलिखित रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में योगदान दिया। तो इन घटनाओं द्वारा सृजित राजनीतिक चेतना की प्रक्रिया को ने जो भारतीयों में आत्मविश्वास के साथ साथ अनुभव प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। जैसे कि बात की जाए तो भारतीयों ने शिकायतों के निवारण के लिए संवैधानिक आंदोलन का उपयोग सीखा, ठीक है। साथ ही इन प्रक्रियाओं ने राष्ट्रीय चेतना का विकास करने और इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर के गठन का निर्माण करने की सहायता। इस गठन ने विभिन्न मुद्दों जैसे कि सरकारी सेवाओं, भारतीयकरण और बागान श्रम, अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम के विरुद्ध भारतीय सिविल सेवकों के लिए आवेदन करने हेतु अधिकतम आयु बढ़ाने आदि विषयों पर विभिन्न अभियानों का आयोजन किया था। साथ ही इसके वर्ष 1875 से 1885 के मध्य
राजनीति में प्रवेश करने वाले जो युवा थे, जो कट्टरपंथी राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी थे, ठीक है, उनका इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया और इन पुराने संगठनों की राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ इनके सामाजिक आधार को भी संकीर्ण सामाजिक आधार भी संकीर्ण है, तो उसमें शामिल कर लिया गया। साथ ही इस प्रकार अगर बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक तार्किक निष्कर्ष बन गया, क्योंकि इन राजनीतिक संगठनों ने अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन के गठन हेतु ठोस आधार प्रदान कर दिया था। तो ये एक मतलब वो एक नींव थी और उसके ऊपर उसकी मंजिल बनाई गई, ठीक है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें अगस्त प्रस्ताव के बारे में बताया गया कि अगस्त प्रस्ताव से एक कदम आगे होने के बावजूद क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा अलग अलग कारणों से अस्वीकार कर दिया गया था। तो चर्चा करना है तो दोनों प्रस्तावों का संक्षिप्त में उल्लेख करते हुए विवेचना कीजिए कि कैसे क्रिप्स प्रस्ताव और अगस्त प्रस्ताव एक दम आगे था, और लीग द्वारा जो ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस थी, इसके अगर क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार करने के कारण क्या क्या थे, ठीक है। तो उनको बिंदुवार हम देखेंगे। तो अगर बात की जाए तो अगस्त प्रस्ताव ये 1940 में हुआ, ठीक है, और क्रिप्स जो प्रस्ताव था ये 1942 में हुआ। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ये प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। तो ये अगस्त प्रस्ताव ने भारतीयों को जो डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार तथा युद्ध के पश्चात ऐसी संवैधानिक सभा का गठन करना जहां मुख्य रूप से भारतीयों द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा एवं इसे अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना अपनाया नहीं जाएगा, प्रस्तावित किया गया। लेकिन कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि कांग्रेस सदस्य डोमिनियन स्टेटस के वायदे से असंतुष्ट थे। लीग को दिए गए वीटो आश्वासन को इसके सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया, परंतु इसने अपने जो मतक को बार बार दोहराया और गतिरोध का एकमात्र समाधान केवल विभाजन है, ठीक है। तो मार्च 1942 में स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भेजा गया। तो क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रस्ताव डोमिनियन स्टेटस के साथ भारतीय संघ का सृजन करना और एक नए संविधान तैयार करने हेतु युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाना था, और संविधान सभा के सदस्य आंशिक रूप से अनुपातिक के माध्यम से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित और आंशिक रूप से रियासतों द्वारा मनोनीत होने थे, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन अतीत से प्रस्ताव जो क्रिप्स मिशन अतीत से प्रस्थान था तथा निम्नलिखित अर्थ में अगस्त प्रस्ताव से एकदम आगे था। तो इसमें संविधान निर्माण पूर्णतया भारतीयों द्वारा किया जाना था, ठीक है। संविधान सभा के लिए मूर्त योजना उपलब्ध कराई गई थी। किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान का विकल्प उपलब्ध था, ठीक है, और ये भारत राष्ट्रमंडल से पृथक हो सकता था। और आंतरिक जो अवधि थी, जो अंतरिम अवधि में भारतीयों को प्रशासन में एक व्यापक भागीदारी की अनुमति प्रदान की गई थी। हालांकि क्रिप्स मिशन विफल रहा, इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। तो कांग्रेस द्वारा इसकी अस्वीकृति के कारण क्या थे? तो पूर्णतया स्वतंत्रता के प्रावधान के स्तर पर डोमिनियन स्टेटस का जो प्रस्ताव था वो इनको नहीं पसंद था, और रियासतों का प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रतिनिधियों द्वारा नहीं अपितु नामित व्यक्तियों द्वारा था, ये भी एक मतलब मुद्दा था। और प्रांतों को संघ से पृथक होने का अधिकार राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध था, और सत्ता के तत्काल हस्तांतरण, किसी भी योजना की अनुमति या रक्षा में किसी भी प्रकार की वास्तविक भागीदारी का ना होना था। तो ये मतलब मुद्दे थे जिसके द्वारा जो है कांग्रेस द्वारा इसे जो है डिनाई कर दिया गया। साथ ही अगर मुस्लिम लीग की बात करें तो इन्होंने किस कारण से इसको अस्वीकार किया था? तो ये एकल भारतीय संघ के विचार के विरुद्ध थे, और संविधान सभा के सृजन हेतु प्रदान किया गया तंत्र संघ में प्रांतों के विलय के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर लीग की सहमति नहीं थी। साथ ही उनका विचार था कि प्रस्तावों ने मुस्लिमों को आत्मनिर्णय के अधिकार तथा पाकिस्तान के निर्माण से वंचित कर दिया है। तो ये तीन मुद्दे इनके भी थे। तो इस वजह से ये मतलब भारत और पाकिस्तान अलग हो गया था। तो क्रिप्स मिशन का उद्देश्य अगस्त प्रस्ताव का स्थान लेना था और युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करना था, परंतु भारतीय नेताओं के साथ वार्ता के दौरान क्रिप्स प्रस्ताव का अपनी आरंभिक प्रारूप जो घोषणा थी जिस पर मिशन आधारित था से परे जाने और अनम्य दृष्टिकोण अपनाए जाने से गतिरोध में वृद्धि हुई। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित चेक कहा था, ठीक है। मतलब
तो इसके अतिरिक्त क्रिप्स मिशन की विफलता ने भारतीयों की निराशा को और अधिक बढ़ा दिया था। तो ये सब पूरे दोनों मुद्दे थे कि क्रिप्स मिशन और जो है ये अगस्त प्रस्ताव में क्या मतलब भिन्नताएं थी और किस लिए किसने जो है इसको मना किया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 18 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि यद्यपि अतीत में कुछ सम्राटों का संपूर्ण भारत पर शासन रहा था, तथापि कहीं जाकर 19वीं शती में राष्ट्रीय पहचान और राष्ट्रीय चेतना की अवधारणा उभरी थी। तो इसका परीक्षण करना है, यानी मतलब एग्जामिन करना है ये क्या है। तो पहले तो हमको संक्षेप में बताना पड़ेगा कि ये मतलब मतलब उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। ठीक है, और 19वीं सदी में जो पहचान और राष्ट्रीय चेतना के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ तो किन कारकों के द्वारा हुआ, क्या इसके परिणाम रहे, तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको अगर बात की जाए तो प्राचीन काल में अशोक और समुद्रगुप्त तथा मध्यकाल में अकबर से लेकर औरंगजेब जैसे सम्राटों ने भारतीय उपमहाद्वीप के एक विशाल भाग पर शासन किया है, परंतु लोग अपनी सहमति को एक राष्ट्र के रूप में भारत से संबद्ध करने की बजाय क्षेत्रों के साथ संबद्ध करते थे। और ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय पहचान और राष्ट्रीय चेतना की अवधारणा का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। जैसे कि अगर बात की जाए तो बौद्धिक जागृति की बात की जाए तो राजा राम मोहन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद जैसे 19वीं सदी में दार्शनिक विचारकों द्वारा समाज सुधार के कार्य किए गए। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला, साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में भारतीय की अतीत उपलब्धियों का यशोगान किया है। ठीक है, साथ ही इसे राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में योगदान दिया है। साथ ही अगर बात की जाए तो अंग्रेजों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की बर्बादी, तो ब्रिटिशों के अधीन भारतीय आबादी के लगभग सभी वर्ग त्रस्त थे। भू राजस्व नीतियाँ शोषणकारी थी। सस्ते आयात के हस्तशिल्प और वस्त्र उद्योग का विनाश हो गया था। ठीक है, और राज्यों का जो अधिग्रहण कर लिया जाने पर कारीगर को प्रदत्त संरक्षण समाप्त हो गया था। परिस्थितियों ने और लोगों को एकजुट होने और अपने जीवन और संसाधनों पर ब्रिटिश नियंत्रण के विरुद्ध प्रक्रिया व्यक्त करने हेतु प्रोत्साहित भी किया था। तो ये भी कारण था। साथ ही प्रशासन की एकीकृत प्रणाली, तो एक समान मुद्रा प्रणाली, समान प्रशासन, एक समान विधिक और न्यायिक संरचना की स्थापना ने भारतीय एकीकरण में योगदान दिया, जिसने अंततः राष्ट्रीय चेतना का उदय में सहायता की। और विस्तारवादी जो विस्तार की ब्रिटिश की जो नीति थी, इसके एक के बाद एक भारतीय राज्यों का, यहाँ तक कि सिंध, पंजाब, अवध और झांसी जैसे राज्यों का भी अंग्रेजों के साथ युद्धरत नहीं थे। अधिग्रहण किए जाने के ब्रिटिश नीति से ये भारतीय शासन और प्रजाजन ब्रिटिश एजेंडे के प्रति आशंकित हो गए थे। यही संशय 1857 के विद्रोह का कारण भी बना था। ठीक है, साथ ही अगर बात की जाए तो संचार नेटवर्क की बात की जाए तो आंतरिक क्षेत्रों के संसाधनों का दोहन करने, प्रशासन में दक्षता लाने और रेलवे लाइन, डाक तार सेवा और संचार जैसे नेटवर्क स्थापित करने के लिए इसे सुदूरवर्ती स्थानों पर रहने वाले लोगों का संपर्क स्थापित करने में, एक दूसरे से जुड़ने और औपचारिक शासन की अधीन साझी पीड़ा करने को समझने का अवसर भी प्राप्त हुआ था। साथ ही जो मुद्रण प्रेस थी, यानी जो पेपर्स थे, ठीक है, मतलब जो ये न्यूज़पेपर थे, ठीक, उसके बारे में बात की जा रही। तो मुद्रक प्रेस का जो आपको देखने को मिला, तो प्रचलन राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रसार के संदर्भ में क्रांतिकारी कदम सिद्ध हुआ। ठीक है, साथ ही जो तत्कालीन समय के लगभग सभी नेताओं और बुद्धिजीवी समाचार पत्रों पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे और इनके माध्यम से वे सामान्य जन के साथ संचार स्थापित करते थे। साथ ही नवीन शिक्षा प्रणाली भी इसके एक अहम रोल इसका रहा, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा निष्ठावान नागरिकों के एक वर्ग के सृजन हेतु प्रारंभ की गई आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने औपनिवेशिक शासन को बढ़ते मोह भंग के परिवेश में शिक्षित वर्गों को समानता, स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद के विचारों से परिचित करवाया। उन्होंने यूरोप में प्रचलित समकालीन राष्ट्रवादी आंदोलन जैसे जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण और तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध जो राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रेरणा करने में भी ये प्रोत्साहित थे। साथ ही जो नस्ली भेदभाव देखने को मिलता था, तो अंग्रेजों द्वारा अपनाए गए नस्लीय जो श्रेष्ठता के दृष्टिकोण ने जो राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास में योगदान दिया। प्रशासनिक और न्यायिक मामलों में भेदभाव, जैसे कि उदाहरण के लिए बात की जाए तो यूरोपीय का परिसाक्ष्य कई जो भारतीयों के परिसाक्ष्य से अधिक महत्व रखता था। साथ ही सामाजिक भेदभाव ने भारतीय समाज के मध्य एक एकता का परिवेश किया था। तो ये सब मुद्दे आपको देखने को मिले थे, जिससे मतलब ये राष्ट्रवाद की एक भावना, एक चेतना जागृत हुई थी। तो विभिन्न क्षेत्रीय दलों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ आना चेतना का एक चरमोत्कर्ष था और इसने विभिन्न क्षेत्रों के धर्मों
धर्मनिरपेक्ष मुद्दों को प्रस्तुत करने और प्रतिवर्ष विभिन्न भारतीय प्रांतों में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के माध्यम से राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में सहायता प्रदान की और राष्ट्रीय पहचान में के उदय ने सामान्य जन भागीदारी, बुद्धिजीवियों आदि को एकजुट करने और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का सृजन किया था। ठीक है, तो इन सब ने मिलकर इसमें पार्टिसिपेशन किया, जिसे हम आज आज़ाद भारत की बात कामना कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें कहा गया है कि मराठों में मुगलों के प्रतिस्थापित कर एक नए अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में विकसित होने की क्षमता थी, लेकिन स्वयं मराठा राज्य व्यवस्था की प्रकृति के कारण यह क्षमता कभी पूर्णतः साकार नहीं हो पाई है। तो मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, क्या कारण थी, उनकी राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, ठीक है, और अखिल भारतीय साम्राज्य विकसित करने में मराठाओं की क्या क्षमता थी, ठीक है, और जो ये मराठा राज व्यवस्था की प्रकृति क्या थी, उनके मुद्दों को हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में केंद्रीय सत्ता के रूप में मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा था। पतन होने के उपरांत मराठाओं ने पूर्ववर्ती मुगल क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। पतनोन्मत्त मुगल साम्राज्य पर बार बार अपने हमलों के माध्यम से उन्होंने इसे और अधिक कमज़ोर बना दिया था, किंतु वे अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण करने में विफल रहे, क्योंकि इसके कारण भी थे, क्योंकि एक नव भारतीय साम्राज्य विकसित करने की मराठाओं की क्षमता के बारे में अगर बात की जाए तो संक्षिप्त नेतृत्व, तो ये मराठाओं के पास कई कार्य को पूरा करने के लिए कुछ प्रतिभाशाली सेनानायक और राजनीतिज्ञ थे, जैसे कि छत्रपति शिवाजी ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है कि भूमिकाओं के साथ अष्टप्रधान, जैसे 8 मंत्रिमंडल था इसका, 8 मंत्रियों का की अवधारणा का प्रतिपादन करके प्रशासन दक्षता का विकास किया था। इन्होंने सैन्य क्षमता की बात की जाए तो चूंकि मराठा सैन्य रूप से शक्तिशाली थे, अतः उनके पास विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध उपमहाद्वीप की रक्षा करने की क्षमता मौजूद थी। बाजीराव प्रथम और नाना साहब जैसे पेशवा भिन्न भिन्न प्रदेशों में विभिन्न युद्धों में विजयी हुए थे। इसके अतिरिक्त मराठा नौसेना अर्ध शताब्दी तक तोपों से सुसज्जित होकर यूरोपीय नौसेनाओं को रोकने में भी सफल रही थी। ठीक है, और कूटनीतिक कुशाग्रता की बात करें तो इनके कुछ पेशवाओं को कूटनीति के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन था और एक विशाल साम्राज्य के निर्माण में विभिन्न प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने की थी। और इसके उदाहरण जैसे कि शिवाजी ने अपने शत्रुओं को अपने विरुद्ध एकजुट होने से रोकने के लिए कूटनीतिक कौशल का उपयोग किया था। साथ ही अगर बृहद क्षेत्र पर नियंत्रण की बात करें तो 1740 में तक जो मराठाओं ने मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों को अधिकृत कर लिया था। मराठा साम्राज्य का एक बड़ा भाग तटवर्ती था, जिन्हें कान्होजी आंग्रे जैसे सेनानायकों के अधीन शक्तिशाली मराठा नौसेना द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी। तो मराठाओं का इनकी ये मजबूती थी, लेकिन मराठा राज्य की प्रकृति के संबंध में मुद्दे कौन कौन थे, तो एकता का अभाव इसमें देखा जाता था, दूरदर्शिता की कमी थी, प्रशासनिक व्यवस्था जो ये अच्छी नहीं थी और जन सामान्य में असंतोष था, राजनीतिक असहयोग था। तो एकता का अभाव की बात की जाए तो मराठा के जो प्रमुख होते थे उसमें एकता की कमी थी। कई शक्ति के केंद्र थे, जैसे मराठा राजमंडल का निर्माण हुआ था, जिन्होंने अंत संघर्ष को संलिप्त होकर अपनी शक्ति को नष्ट कर लिया था। स्थानीय जो राजस्व अधिकारियों अर्थात देशमुखों और जमींदारों ने वंशवादी गुट बंदी का लाभ उठाया। माधवा राव की मृत्यु के उपरांत मराठाओं के मध्य पारस्परिक शत्रुता व्याप्त हो गई। परिणाम स्वरूप वे अंग्रेजों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का सामना नहीं कर पाया। दूरदर्शिता की कमी थी, क्योंकि इन्होंने वे अल्पकालिक व्यक्तिगत लाभों को वरीयता प्रदान करते थे। वे बाह्य शक्तियों के प्रयोजन की सिद्धि के साथ बन जाते थे। मतलब मराठा शक्ति व्यक्तित्व केंद्रित थी और अखिल भारतीय मराठा राज्य स्थापित करने की उनकी कोई सुसज्जित नीति या योजना नहीं थी। और ये प्रशासनिक व्यवस्था तो इसमें मराठे राज्य विजित करने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते थे, किंतु उन्हें सुदृढ़ प्रशासनिक संरचना का निर्माण करने में विफल रहे थे। जैसे कि जागीरदारी सरंजाम व्यवस्था ने शक्ति के कई केंद्रों का सृजन कर दिया था और जन सामान्य में असंतोष, क्योंकि मराठा प्रमुख प्रजा में निष्ठा उत्पन्न करने की बजाय बल प्रयोग पर विश्वास करते थे। उनकी विजय शायद ही कभी लूट और चौथ एवं सरदेशमुखी के उद्धरण से अन्यत्र किसी लक्ष्य पर केंद्रित हुई हो। और राजनीतिक सहयोगियों की कमी, तो मराठाओं ने अन्य
राज्यों के साथ गठबंधन निर्मित करने पर ध्यान नहीं दिया था। इससे कई राज्यों ने रोहिला, जाट, राजपूत आदि मराठाओं के शत्रुओं के संबंध में स्थापित हो गए थे। तो ये कई मुद्दे थे जिससे ये मतलब अपनी शक्ति स्थापित करने में विफल रहे थे। इस प्रकार राज्य व्यवस्था के प्रमुख सरदारों, देशमुखों के मध्यसाजी प्रकृति के कारण मराठे अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण करने में अक्षम सिद्ध हुए और इसे पानीपत के युद्ध में कालांतर में अंग्रेजों से उनकी पराजय हुई और अंग्रेजों ने पारस्परिक रूप से युद्धरत मराठा प्रमुखों को विभाजित कर दिया और उन्हें पृथक युद्ध में पराजित कर उनकी शक्ति को पूर्णतया नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार ये मराठा शक्ति पूरी नहीं बन पाए, पूरे राज्य मतलब पूरे भारत देश पर इनकी स्थापित नहीं हो पाए थे। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन नंबर है। तो इसमें कहा गया है कि 1857 के विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के पतन का नहीं अपितु समेकन का मार्ग प्रशस्त किया था। 1857 के पश्चात अंग्रेजों द्वारा प्रशासनिक संरचना और नीतियों में लाए गए परिवर्तन स्पष्ट कीजिए। तो क्या क्या परिवर्तन लाए गए हैं, 1857 के क्या परिणाम रहे हैं। ठीक है, प्रशासनिक संरचना में अंग्रेजों ने क्या परिवर्तन लाए हैं और इसकी पश्चात के बाद नीतिगत जो निर्णय और विवरण थे उसके। ठीक है, तो अंग्रेजों को इसकी स्थिति सुधार में किस प्रकार महत्वपूर्ण रहे हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें 1857 से पूर्व अंग्रेजों ने अनेक युद्धों, बलात्, संधियों और राज्य हरण विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों के गठबंधन के माध्यम से भारत पर राजनयिक नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इस पृष्ठभूमि में 1857 ने विद्रोह के ने जो 1857 के विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और उसकी सेना में स्पष्ट कर्मियों को प्रदर्शित किया था। तो विद्रोह ने उन्हें इन कर्मियों का निवारण करने हेतु प्रेरित किया था। जैसे कि प्रशासनिक संरचना में परिवर्तन की बात की जाए तो महारानी की उद्घोषणा के बाद कंपनी द्वारा जो कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के माध्यम से भारत की सत्ता पर ब्रिटिश राजशाही का अधिकार हो गया। साथ ही पूर्व में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा शक्तियों का प्रयोग करने की प्रथा के स्थान पर अब भारत सब परिषद राज्य सचिव यानी भारत मंत्री का प्राधिकार स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, साथ ही अगर बात की जाए तो भारत का जो गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्रदान की गई थी। एक कार्यकारी परिषद का निर्माण किया गया जिसके सदस्यों को विभिन्न विभागों के प्रमुखों के रूप में वायसराय के आधिकारिक सलाहकार के रूप में नियुक्त करना था। ठीक है, और कार्यकारी परिषद में सभी महत्वपूर्ण मामलों पर बहुमत के माध्यम से निर्णय लेती थी। हालांकि वायसराय को परिषद के निर्णय का अध्यारोहण करने की शक्ति भी प्राप्त थी। ठीक है, साथ ही अगर बात करें तो भारत परिषद अधिनियम 1861 ने बॉम्बे और मद्रास प्रांतों के विधायी शक्तियों के पुनर्स्थापित करके विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण का सूत्रपात किया और बंगाल, संयुक्त प्रांत तथा स्थानों पर विभाजन जो विधानसभा जो परिषदों के की स्थापना की गई थी। ठीक है, और साथ ही साथ जो सरकार ने सेना में नरजाति समूहों को योद्धा और गैर योद्धा नस्लों में वर्गीकृत करने जैसी विधियों के माध्यम से प्रांतीय और सांप्रदायिक द्वंद्वता को बढ़ावा देने हेतु अपनी बांटो और राज्य करो नीति को अपनाया था। और ब्रिटिश सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने प्रशासन और सेना में सभी राजनीतिक पद यूरोपीय लोगों के लिए आरक्षित कर दिए गए थे और सेना में भारत की तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया गया था और बंगाल सेना में 1:2 तथा मद्रास और बॉम्बे में 2:5 निश्चित कर दिया गया था। ठीक है, साथ ही सैनिकों को राष्ट्रवादी विचारों से पृथक करने के लिए समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और राष्ट्रवादी प्रकाशनों पर उन तक पहुंचने से रोका गया था। तो भारत पर शासन करने की जो दिशा में नीति परिवर्तन थे, तो ये नीति परिवर्तन किए गए थे। तो इस संबंध में अगर बात की जाए तो प्रादेशिक अधिग्रहण और विस्तार का युग समाप्त करने हेतु अधीनस्थ संघ की नीति का पालन किया। देशी राजाओं को अब से ब्रिटिश राजशाही की सर्वोच्चता को मान्यता प्रदान करना अनिवार्य था, जिसके प्रतिफल में इन राजाओं की गरिमा और अधिकार का सम्मान करने का वादा किया गया था। साथ ही उदारवाद रूढ़िवादी दृष्टिकोण अर्थात कि भारतीय समाज की पारंपरिक संरचना में पूर्ण हस्तक्षेप और ब्रिटिश हस्तक्षेप के बिना धर्म की स्वतंत्रता का वादा किया गया था और उसके जन विरोध से दूर रहना और विरोध प्रदर्शन तथा धरना जैसे आवश्यक जो प्रशासनिक मुद्दों को आकर्षित करने से बचना था। ठीक है, साथ ही भारत में जो धन की निकासी यानी बलात् हस्तक्षेप नीति के माध्यम से शोषण का रूप धारण कर लिया था और भारतीयों को सिविल सेवाओं में प्रवेश करने से रोकने के लिए ICS इंडियन सिविल सर्विसेज जो परीक्षा में उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु
1878 में चरणबद्ध रूप से 23 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। और अंग्रेजों ने राजाओं और जमींदारों जैसे कि अपेक्षाकृत जो शक्तिशाली लोग होते थे से मित्रता संबंध स्थापित किए, क्योंकि वे प्रगतिशील शिक्षित भारतीयों के विरोधी थे। ठीक है, तो इन नीतियों ने अंग्रेजों को भारत में अपनी प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण सुदृढ़ करने में सहायता प्रदान की थी तथा भारत में अपनी शासनकाल सुनिश्चित किया, जो 1947 में स्वतंत्रता के साथ समाप्त हुआ था। तो इस प्रकार हमने ये देखा तो किस प्रकार उन्होंने अपनी मतलब 1857 के विद्रोह के बाद भी उन्होंने अपनी जो है स्थिति को मजबूत करने में किस प्रकार उनकी भूमिका रही, क्या क्या उन्होंने फॉलो किया है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिटेल में यहाँ पे देखा। तो अब मुझे लगता नहीं कि इन चीज़ों से कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि ये डिटेल में है। इतना अगर लिख दोगे ना, तो अगर जो 20 नंबर का क्वेश्चन होगा, जो 20 से 25 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, इतना लिखने से हमको कम से कम उसमें जो है 8 से 9 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और इतना मिल जाएगा, ये हाईएस्ट है जीएस पेपर में। अगर आप 90 नंबर से लगाकर 110 पा जाते हैं तो बहुत ज़्यादा नंबर आपको मिल गए हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मिलता नहीं है जीएस में। 110 100 हाईएस्ट 120 के ऊपर नंबर नहीं जाता है जीएस पेपर में। ठीक है, ये चारों जीएस पेपर का रहता है स्कोर। 120 के ऊपर किसी भी पेपर में नंबर बहुत कम मिलते हैं। इसके आपका जो रहता है एसे का पार्ट, उसमें नंबर अच्छा मिल जाता है, और साथ ही साथ हमारा जो रहता है ऑप्शनल का, उसमें हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उसी के आधार पर हमारी मेरिट डिसाइड होती है और सिलेक्शन उसी के आधार पे होता है। ठीक है, तो जीएस को हमको अच्छे से लिखना है, लेकिन उसके आधार पर साथ साथ हमको मेंस का भी वो मतलब जो हमारा रहेगा ऑप्शनल, उसको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा डिस्कशन, ये जो भी है हमारा। ठीक है, और अगर अच्छा लगा है तो गाइज यार लाइक तो ज़रूर कर दिया करो यार। लाइक, जानते हो कोई मेहनत करता है आप लोगों के लिए, तो थोड़ी सी उसके लिए थोड़ा सा तो मोटिवेशन होना चाहिए। तो लाइक ज़रूर किया करो, एक लाइक और एक शेयर कर दिया करो, तो इससे आपका क्या बिगड़ जाएगा भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, मस्त रहिए, खुश रहिए एकदम, और जय हिंद। ठीक है।